दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे आज बाज़ार में गिरावट का माहौल है, उसका कुछ असर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। आईआरएफसी रेलवे की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां उनको फंड प्रोवाइड करती है, उसी तरह से इरेडा अगर देखें तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। दोनों ही पीएसयू स्टॉक है और काफ़ी बेहतर लग रहे हैं। यहाँ पे इन दोनों को कंपेयर करके एक बार देख लेंगे। और दूसरी तरफ सरकार की तरफ से यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया जा रहा है कि वो इंफ्रा कंपनियों के लिए, स्पेशली रेलवे सेक्टर के लिए अपना सहयोग दे। क्या है इससे संबंधित अपडेट, उसको भी समझेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी 3:15 का टाइम है, बाजार क्लोज होने में 15 मिनट बाकी है। बीएसई सेंसेक्स इस समय 81,733 के स्तर पर है, जहाँ पे लगभग 400 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.49% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। अब देख सकते हो कि आज जो बाज़ार की शुरुआत है वो कमज़ोरी के साथ ही हुई थी और उसके बाद अगर आप देखें तो बाज़ार लगातार कमज़ोर ही रहा है पूरे दिन में। यहाँ पे गिरावट एक सीमित दायरे में हो रही है, लेकिन गिरावट लगातार बनी हुई है। प्रॉफिट बुकिंग हावी है बाज़ार में। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में भी हल्की सी गिरावट है, 24,856 के स्तर पे 24 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.1% गिरावट है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में उतनी गिरावट नहीं जितनी बाजार में गिरावट है। और नतीजा ये है कि आईआरएफसी में भी हल्की सी गिरावट है। तो देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 160 पर, क्लोजिंग फ्राइडे की 159 के आसपास थी। इंट्राडे में 162 का हाई भी बना, लेकिन बाजार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से 158 का इसने लो बना है। इस समय स्टॉक 159 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 0.10% की मामूली सी गिरावट है, या यूँ कह सकते हैं कि लगभग फ्लैट ट्रेड कर रहा है। गिरावट तो बिल्कुल नहीं है। अब ये देख सकते हो कि स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी बेहतर भी किया है। स्टॉक 21 नवंबर को 141 के आसपास था। इंट्राडे में आप देख सकते हो कि 141 से इसने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और एक तरह से देखते दौड़ते हुए ये 12 दिसंबर को 166 तक चला गया था और उसी दिन प्रॉफिट बुकिंग आ गई 166 पे जाने के बाद, क्योंकि 140 से इसने काफ़ी बड़ी दौड़ लगाई थी। प्रॉफिट बुकिंग की वजह से क्लोजिंग 162 के आसपास हुई 12 दिसंबर को, और 13 दिसंबर को यानी फ्राइडे को स्टॉक की क्लोजिंग 159 के आसपास रही। आज लगभग वहीं पर है। तो ये प्योरली प्रॉफिट बुकिंग का मामला है। अभी फिलहाल बाजार में एक लंबी रेस के तैयार स्टॉक नहीं दिख रहे हैं। बाजार इस समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, गवर्नमेंट की तरफ से जो पैनल अपॉइंट किया गया है, वो पैनल की तरफ से एक वकालत की गई है कि इंफ्रा सेक्टर को बूस्ट देने के लिए प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत है। प्राइवेट सेक्टर भी रेलवे इंफ्रा के अंदर अपनी योगदान दे, तभी जाके जो गोल है उसको समय पे अचीव किया जा सकता है। तो लोकसभा में जो डिबेट हुई उस दौरान देखें तो यहाँ पे इस समय लाइव सेशन में काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई और जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने एडवाइज़ किया है कि यहाँ पे इस समय प्राइवेट सेक्टर को इनक्रेज करना चाहिए रेलवे इंफ्रा के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दे। तो कमेटी का मानना है कि मॉडर्नाइजेशन अगर करना है, रेलवे के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। सरकार इसके लिए उतना सब कैपिटल नहीं अकेले उठा सकती खर्च, इसीलिए यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर को भी साथ में जुड़ना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से इस पैनल के अंदर ये सारी बातें रखी गई है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से रेलवे को मजबूती से आगे बढ़ाना है, तो इसमें प्राइवेट प्लेयर को साथ में आना ही होगा। वैसे अपोजिशन का कहना है कि ये बैकडोर से सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, इसीलिए अमेंडमेंट बिल 2024 लाया गया है। इस बिल के तहत देख सकते हो कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। ये एक तरह से अपोजिशन का इल्ज़ाम है, लेकिन रेलवे मिनिस्टर ने कहा है कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम रेलवे का प्राइवेटाइजेशन नहीं करने जा रहे, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें निवेश के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो अपोजिशन इस समय जो अमेंडमेंट बिल लाया गया रेलवे का 2024 उसका विरोध कर रहे हैं।
इस कमेटी ने ये भी कहा है कि रेलवे फिर से एक बार जो पैसेंजर्स का जो किराया है उसको भी रिव्यू करे, क्योंकि इस समय ज़्यादा करके 46% सब्सिडीज दी जा रही है और खर्च को बढ़ाना है, फाइनेंस को मजबूत करना है, तो इसके लिए भी कुछ नए रास्ते करने ही पड़ेंगे और तलाशने पड़ेंगे। तो कमेटी का मानना है कि जो जनरल क्लास के लिए जो ट्रैवल है वो तो वैसे ही रखना चाहिए, उसमें कोई अफोर्डेबल ही रहना चाहिए, उसमें बड़ा ना हो। लेकिन जो दूसरे क्लास है, जो एसी क्लास वगैरह है, उसमें गुंजाइश है, उसमें किराया बढ़ाया जा सकता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फंड रेलवे को मिले। तो कमेटी ने इस दौरान एक और मुद्दा उठाया कवच टेक्नोलॉजी को लेकर कि कवच टेक्नोलॉजी का जिस तरह से अभी काम-काज हो रहा है वो बहुत स्लो हो रहा है। कवच टेक्नोलॉजी को जल्द से जल्द अपग्रेड करना चाहिए और जल्द से जल्द सभी ट्रैक को उससे सुरक्षित करना चाहिए, ताकि जो दुर्घटना है उसको रोका जा सके। तो बहुत तेज़ी लाने की ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल वो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो कवच टेक्नोलॉजी देख सकते हो कि एक एंटी कोलिजन सिस्टम है जो डिज़ाइन किया गया है एक्सीडेंट को रोकने के लिए। बिना ड्राइवर के भी ट्रैक ऑटोमेटिकली जहाँ पे कोई घटना की बात है वहाँ पे ट्रेन को स्टॉप कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। फिलहाल कवच टेक्नोलॉजी ने 1465 रूट किलोमीटर साउथ सेंट्रल रेलवे और 80 रूट किलोमीटर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में अभी तक इसको इंस्टॉल कर दिया है। साथ में कमेटी का ये भी कहना है कि जल्द से जल्द टेंडर जारी किए जाने चाहिए दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, चेन्नई और अदर जो इंपोर्टेड कॉरिडोर्स हैं उनको लिए जल्द से जल्द ये कॉरिडोर बने जाए। तो इसमें आप देख सकते हो कि कमेटी का यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश की ज़रूरत है, खर्च करना पड़ेगा। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आईआरएफसी के लिए काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे इरडा और आईआरएफसी की बात करें, ये दोनों पीएसयू स्टॉक है और ये दोनों सरकारी कंपनियां जिनका काम है फंड प्रोवाइड करना। ये देख सकते हो कि इरडा है जो ग्रीन एनर्जी को फंड प्रोवाइड करती है और आईआरएफसी है ये रेलवे की इंफ्रा कंपनियों को फंड प्रोवाइड करती है। वैसे इरडा को नवरत्न का दर्जा हासिल हो चुका है और देख सकते हो कि इस समय सरकार रेलवे इंफ्रा और ग्रीन एनर्जी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। ऐसे में दोनों ही कंपनियों के लिए फ्यूचर ब्राइट है। आप देख सकते हो कि इरडा विंड, सोलर, हाइड्रो जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर फंड प्रोवाइड करने का काम करती है और रेलवे की सेक्टर से संबंधित कंपनियों के लिए आईआरएफसी का यहाँ पे बड़ा रोल है और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी कर रही है आईआरएफसी। इरडा के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें आरओई की तो 11.56% है और इसका पी रेशियो 122 के आसपास है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करंट इरडा की प्राइस 192 के आसपास है। उसके मुकाबले अगर आईआरएफसी की बात करो, ये एक बड़ी कंपनी है, इसका मार्केट कैप 1,82,632 करोड़ के आसपास है और इरडा का मार्केट कैप 51,040 करोड़ के आसपास है। तो दोनों में मार्केट कैप के लिहाज से काफ़ी बड़ा फ़र्क है। वैसे दोनों के लिए रिस्क रिवार्ड डिफरेंट भी है। इरडा और आईआरएफसी की बात करें तो इरडा का पी रेशियो काफ़ी हाई है और उसके मुकाबले आईआरएफसी का वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल लग रहा है और उसका हिसाब से देखें तो आगे बेहतर उम्मीद भी दिख रही है। लेकिन अपने अपने सेक्टर के हिसाब से कंपनियां दोनों ही बेहतर हैं और काफ़ी ज़्यादा शानदार इन दोनों का सरकार का सपोर्ट है ही पूरा। वैसे इरडा की बात करें, इरडा के अंदर गवर्नमेंट की 75% की प्रमोटर होल्डिंग है, इसको अभी इतनी डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आईआरएफसी के अंदर 86.36% की होल्डिंग है, इसको 75% पे लाना होगा, तो 11.36% की होल्डिंग को डिक्रीज करना होगा। एफआई के इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इरडा में 2.02% का निवेश है, जबकि आईआरएफसी में 1.09% का निवेश है। रिस्क के मामले में देखें तो आईआरएफसी इससे बहुत ज़्यादा सुरक्षित दिखाई देता है। इसका जो मॉडल है उसके हिसाब से मिनिमम रिस्क है, सरकार इसके जो भी लोन प्रोवाइड है उसकी गारंटी सरकार लेती है, इसलिए रिस्क यहाँ पे आईआरएफसी को काफ़ी कम है इरडा के मुकाबले भी। ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन दोनों का बेहतर है और कामकाज काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि इसको जब टैक्स के दायरे से बाहर रखा है तो रिस्क इसका काफ़ी कम हो जाता है। बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ के दम पे कंपनी काम करी है। ओवरऑल देखें तो इसका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।